नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की सरकार चल रही है, कांग्रेस विपक्ष में बैठा है। और जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त आम आदमी पार्टी जिस तरीके से और जिस धमकदार तरीके से पूरी शक्ति के साथ उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में लगी थी, ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड की जनता के पास बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का भी एक बड़ा विकल्प है। लेकिन आम आदमी पार्टी हार गई और लगभग तमाम जो उम्मीदवार खड़े हुए थे विधानसभा चुनाव के लिए, लगभग तकरीबन सभी की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद पार्टी पूरी तरह से अब बिखरने लगी है। बड़े नेता पार्टी छोड़कर भागने लगे हैं। कर्नल कोठियाल चले गए, भूपेश उपाध्याय चले गए। साथ ही साथ दावा उन्होंने किया कि भारी संख्या में तकरीबन 80% आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि सूबे के आम आदमी पार्टी के नेताओं का उन्होंने नज़रअंदाज किया, उनकी एक तरह से उपेक्षा की और इसी बात से वो नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। चलिए, ये जो खबर है पूरी तरह से हम आपको बता रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे कि आम आदमी पार्टी क्या जमने से पहले ही उजड़ गई, आम आदमी पार्टी क्या जिंदा है उत्तराखंड में, या फिर बोरिया बिस्तर पूरी तरह से उठाने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। हारने के बाद बिखरने लगी आग, पार्टी छोड़कर भागने लगे नेता। अब किसके सहारे जिंदा रहेगी आप? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सियासी जड़ें हिलने लगी हैं। पार्टी के बड़े नेता पार्टी से अलविदा कह रहे हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर उत्तराखंड के आप नेताओं को नजरअंदाज करने के आरोप भी लगा रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल और भूपेश उपाध्याय ने पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और आपके प्रदेश अध्यक्ष को ऐसे नेताओं के जाने से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का बारे में पता लगा है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा उत्तराखंड नवनिर्माण की लड़ाई में जो साथ दिया गया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में वो उत्तराखंड के लिए जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी उन्होंने सोचा है, उसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पार्टी को मिल रहे झटकों पर अब बीजेपी कांग्रेस भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता लगातार इस बात को कह रहे थे कि उत्तराखंड में आपका कोई जनाधार नहीं है, जो अब नेताओं के छोड़ने से जैसे सच साबित होने लगा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और हाल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष श्री भूपेश उपाध्याय द्वारा पार्टी छोड़ देने से आम आदमी पार्टी, जो उत्तराखंड में अभी पैर भी नहीं जमा पाई थी, कि कमर अब पूरी तरह टूट गई है। और इससे साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल को लेकर और उनके साथियों को लेकर कितना गहरा असंतोष है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरा और कमांडर कर्नल कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में सभी कयासों को उन्होंने विराम लगाया है। ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि फौज और राजनीति बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र हैं। कर्नल कोठियाल एक अच्छे अधिकारी के रूप में सेना के जाने जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में भी आपका वैसे ही सिक्का चले। उत्तराखंड में आप पार्टी ने जब चुनावी तैयारी शुरू की थी तो उसके साथ कई बड़े चेहरे जुड़े थे, जिसे कहा जा रहा था कि अब उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जनता के लिए तीसरा विकल्प भी आ चुका है। लेकिन जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की कोई जगह नहीं बन पाई। क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब जिंदा रहेगी या केजरीवाल यहां से बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में लगे हैं? देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो क्या होगा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में? क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? आम आदमी पार्टी जिंदा बचेगी?
आम आदमी पार्टी को जिंदा रखने के लिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, या फिर एक एक कर तमाम पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ते चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के पास बचेगा क्या? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अजय कोठियाल का जाना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। भूपेश उपाध्याय का जाना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। इसके बावजूद यदि आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो जा रहे हैं उनको शुभकामना, इसका मतलब ज़मीनी लेवल पर आम आदमी पार्टी ने इस बात को समझना ही छोड़ दिया है कि दरअसल उसके अपने लोग अगर उसे छोड़कर जा रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जो आरोप लग रहे हैं, जो अपने लोग जो जिन्होंने छोड़े हैं, उनका जो आरोप है कि इन लोगों ने उनकी उपेक्षा की, सूबे में बड़े पदों पर बैठाया गया, खूब मान सम्मान दिया गया, खूब बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन जब ज़रूरत आई सब कुछ करने की, जब पार्टी को और मजबूत करने की, तो बड़े नेताओं की तरफ से उन्हें उपेक्षित किया गया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। पार्टी का जो दृष्टिकोण था, पार्टी का जो एजेंडा था, पार्टी का जो लाइन था, या कह सकते हैं पार्टी का जो स्टैंडर्ड था, पार्टी की जो डिग्निटी थी, उसके खिलाफ सारे काम हो रहे थे। और यही बड़ी वजह है कि इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। अगर बड़े नेताओं की तरफ से पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया गया है तो इसके बाद एक बड़ा झटका और लग सकता है कि लगभग 80% वैसे नेता, खासतौर पर स्थानीय नेता, जो दिल्ली से आए हुए नेताओं से तंग आ रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि दरअसल उत्तराखंड में वही लोग ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं स्थानीय नेताओं के काम में, जो दिल्ली से भेजे गए नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लेफ्ट एंड राइट हैं। तो क्या ऐसे नेताओं को जानबूझ करके भेजा गया कि नेताओं को हतोत्साहित करो, नेताओं को हताश करो ताकि वो खुद छोड़ करके भाग जाएं? नेताओं को कुछ ऐसा सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर दो कि उन्हें लगे कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, उसकी पार्टी में जगह उनके लिए नहीं बची है, वो खुद छोड़ करके चले जाएं। इसके बाद जो बचे खुचे लोग हैं उनको हम लोग समेट लेंगे। यानी कि क्या ऐसी तैयारी तो नहीं चल रही है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है? आम आदमी पार्टी इस इंटरेस्ट के साथ अब उत्तराखंड में रहना नहीं चाहती है और सियासी बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में आम आदमी पार्टी लग चुकी है। वाकई बहुत ही हर्टिंग है, बहुत ही उनके आत्मसम्मान के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। जो कई सालों से काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी में रहकर प्रदेश की जनता के बीच में थे, अरविंद केजरीवाल की जयकार लगाए जा रहे थे। हम तमाम ऐसे बड़े नेताओं की जयकारे लगाते लगाते कार्यकर्ता थक से गए, लेकिन अब उन्हें ऐसा फील होने लगा है कि उनके साथ, उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। और खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि दिल्ली के सीएम हैं। दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता लखपत बुटोला जी, स्वागत है आपका। शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शादाब जी, स्वागत है। शादाब जी, देखिए पहले से ही आप लोग दावा करते थे, वैसे एक नेता आज होना जरूरी था, हो सकता है थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी। मैं उनको ढूंढ रहा हूं, अगर आ जाएंगे तो मैं ज़रूर उनसे सवाल पूछूंगा। शादाब जी, लेकिन एक बात बताइए, आप लोग कह तो रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाले वैसे ही उछल कूद मचा रहे हैं, कुछ है तो है ही नहीं, और देखिएगा एक दिन पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी का एक नेता भी यहाँ नहीं बचेगा। ये दावे आप लोगों की तरफ से किए जाते थे, अब लग रहा है कि इन दावों की बड़ी सच्चाई अब सामने नजर आ रही है। शादाब जी जी बिल्कुल गौरी शंकर भाई, देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो जिस तरह से इस्तीफा हुआ है कर्नल कोठियाल का, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि एक तो ये मेरे ऊपर भी दबाव है कि जो पूर्व सैनिक हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि आप इस पार्टी को छोड़ दीजिए। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये उत्तराखंड जो है वो एक सैन्य धाम है, ये एक सैनिक प्रदेश है, और यहाँ पर बहुत ईमानदारी के साथ माएँ अपने बच्चों को के साथ राष्ट्रवाद खिलाती है, देश पे मरना मिटना ये सिखाती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस सोच के साथ अरविंद केजरीवाल यहाँ आए थे, उस सोच को उत्तराखंड के लोगों ने नकार दिया है। इसका मतलब देवभूमि उत्तराखंड में जो राष्ट्र विरोधी बात करेगा, जो सेना के शौर्य पे सवाल उठाएगा, जो सेना की काबिलियत पे सवाल उठाएगा, उन लोगों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड के लोगों ने, हमारी तो कोई हैसियत नहीं थी कि हम कुछ कर पाते, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने इस विचारधारा को नकार दिया है पूरी तरह से, और ये साबित कर दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड है, ये सैन्य धाम है, यहाँ ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं।
जो मेरे सैनिकों के ऊपर सवाल उठाए। और इसका जीता जागता उदाहरण हम सब लोगों ने सामने देखा कि कर्नल कोठियाल ने जिस तरह से पार्टी को अलविदा कहा है। आम आदमी पार्टी के और बहुत सारे नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरा मैनेजमेंट खराब है। हाँ, हमने कहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग एक्टिव हैं और कुछ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जिस तरह से जमानतें जब्त हुई हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी, जो सोच थी, जो विचार था, जो अलगाववादी सोच है, उसको उत्तराखंड ने पूरी तरह से नकार दिया है। और कर्नल कोठियाल ने वापस अब ये तय किया है कि वो इस तरह की सोच के साथ काम नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों के विश्वास की चीज है। ये कहीं ना कहीं शादाब जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको, आप एक ब्रेक यहाँ पर एक छोटा सा लेना पड़ रहा है, तुरंत आते हैं। और लड्डू बांटे, मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़े बजाए, खुशी का इजहार किया। तो रामपुर की तस्वीर आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को जमानत मिली और उसके बाद ये जो समर्थक हैं आजम खान के, उन्होंने मिठाई बांटी, खुशी मनाई और जश्न मनाया, इजहार किया, क्योंकि अब वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बीच में उनके नेता पहुँचें जल्द से जल्द, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद अब ये खबर बहुत उनके समर्थकों को खुशी देने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत जैसी आज़म खान को मिली, उसके बाद ये देखिए रामपुर में किस तरह से जश्न का माहौल हो गया। उनके जो समर्थक हैं वो ढोल नगाड़े बजाने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे और खुशी का इजहार किया उन्होंने। और वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को वहां से इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आजम खान के ऊपर सभी मुकदमे राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए गए हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया एसटी हसन ने, और कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते जो मुकदमे आजम खान पर लगाए गए थे, और अब कहा कि इंसाफ मिला है कोर्ट से आजम खान को, और राजनीतिक द्वेष के चलते ये तमाम जो मुकदमे हैं वो लगाए गए थे, और सुप्रीम कोर्ट का एसटी हसन ने धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि देश की जो न्यायपालिका है, न्याय प्रणाली है, उस पर उनको पूरा भरोसा है। और गाजियाबाद में एक बार फिर से पीले पंजे की दस्तक दिखाई दी। इस बार प्रशासन ने भूमाफियाओं द्वारा लगभग 20 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लांटिंग से कब्जा हटाया। आपको बता दें कि सीएम योगी के बाद गाजियाबाद जीडीए काम कर रहा है। जी हां, बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के गांव असाद में आईटीएस डेंटल कॉलेज के सामने 20 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे आज जीडीए ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। तो भूमाफियाओं के कब्जे से अतिक्रमण मुक्त कराई गई है जमीन। 20 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई थी। जीडीए ने बुलडोजर चलाया और ध्वस्त कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज के मामले पर सीबीआई जांच के मामले पर सुनवाई अब 24 मई को होगी। आज सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि दोनों मामलों में कपिल सिब्बल सरकार के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की है और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इसीलिए कोर्ट ने अब सुनवाई की तारीख 24 मई तय की है। बता दें आपको, रांची के अनगढ़ा में माइंस के लिए 88 डिसमिल जमीन हेमंत सोरेन को आवंटित करने के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण के खंडपीठ कर रही थी। सूत्रों की माने तो इस मामले में ईडी ने कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कई सेल कंपनियों की जानकारी भी प्रोवाइड कराई है। एसएलपी दो मामले में उन्होंने फाइल किया होगा।
हमको लगता है कि 2 मामले में ही फाइल हुआ, क्योंकि 2 मामले साथ चल रहे थे, 4290 और 727। क्या मैटर है? और ये मैटर है जो शेल कंपनीज वाला था और था माइनिंग का मुख्यमंत्री जी का, उसके बारे में। तो ये सारे मैटर जो है वो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। कल सुनवाई होने की उम्मीद है वहाँ पे, जैसा मिस्टर सिब्बल ने कहा, हो सकता है कि कल सुनवाई। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने सरल और मानवीय व्यवहार से गुजरात के लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज राज्य के अरवली डिस्ट्रिक्ट के बायाड तहसील के जय अम्बे मंदबुद्धि महिला संस्थान की मनोविक्षिप्त बहनों को मिलने के लिए पहुंचे थे। इस संगठन में भूपेंद्र पटेल ने अपनी सीधी यात्रा के माध्यम से ऐसी महिलाओं की अनूठी प्रवृत्ति को महसूस किया। बता दें कि मुख्यमंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अरवली के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने इस मनोदिव्यांग महिला केंद्र का दौरा करने के लिए विशेष समय निकाला। इस दौरान उन्होंने संस्थान की मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं से संवाद भी किया। संस्था में महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। तो आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे मंदबुद्धि महिला समाज सेवा ट्रस्ट, वहां पर उन्होंने कई महिलाओं से मुलाकात की और वहां पर वो पहुंचे, बुजुर्गों के बीच पहुंचे, मानसिक रूप से विक्षिप्त जितने भी लोग थे उनके बीच में गए और हौसला अफजाई की। और पटना में एक पति की 2 पत्नियों ने थाने के सामने घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दोनों आपस में बीच सड़क पर लड़ती रही। पति पर अपना हक जताने के लिए दोनों के बीच हुई मारपीट को वहां खड़े लोग देखते रहे। स्थानीय लोगों ने दोनों को लड़ाई बंद करने की सलाह दी, लेकिन दोनों महिलाएं मेरा पति है कहकर एक दूसरे पर हमला करती रहीं। ये सारा वाकया बाढ़ थाना के बाहर होता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। तो हाई वोल्टेज ड्रामा आज देखने को मिला। बाढ़ की तस्वीर है, पति पत्नी आपस में किस तरह से दोनों पत्नियां लड़ी और वो अपने पति पर हक जताती रही। लेकिन ये थाने के बाहर बताया जा रहा है कि काफी देर तक इन दोनों के महिलाओं के बीच में ये हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। और खबर अमरोहा से, सीएम योगी के आदेश को ठेंगा दिखा रहे डग्गा मार वाहन बेखौफ फर्राटा भर रहे हैं। ये डग्गा मार वाहन, तस्वीर अमरोहा की है। डग्गा मार वाहन अवैध स्टैंड बनाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। गजरौला से धनौरा ये डग्गा मार वाहन दौड़ रहे हैं। सीएम के आदेश के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र का ये पूरा मामला है। किस तरह से आप देखिए, ये कहीं ना कहीं किसी बड़े हादसे को भी दावत देता हुआ नज़र आता है। कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन जिसको कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई फ़िलहाल करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और इसी तरह से बेखौफ बेरोक टोक ये डग्गामार वाहन आपको इस तरह से नज़र आएंगे अमरोहा में। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। शिवम और जूली की शादी 1 साल पहले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुई थी। शिवम चाट का ठेला लगाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता है। देर रात दोनों कमरे में सोए थे और सुबह दोनों का शव कमरे में ही मिला। घटना की जानकारी उस समय हुई जब मृतक के पिता घर पहुंचे तो उन्होंने शव देखा। इसके बाद तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई। रात्रि में ये लोग मैच वगैरह देखते थे और सुबह उसके पिताजी ने इन्फॉर्म किया कि रात को घटना घटित हो गई और वो किसी चाकू से उनके बेटे और बहू की हत्या कर दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, हम वरिष्ठ अधिकारी सभी लोग आए और सारे पहलुओं पर देखा गया और इसकी जांच की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण होगा। प्रथम दृष्टया
चूँकि पूरा मकान बंद है, एक ही जाने का रास्ता है और वो भी सुबह बंद मिला है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर ही किसी के द्वारा की गई है। तो सारी पूछताछ की जा रही है और घटना का शीघ्र अनावरण। और यूपी के बदायूं में कल पत्नी और बच्चों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे एक किसान ने खुद को आग लगा ली, जिसकी आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। किसान ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उसने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर खुद पर पेट्रोल छिड़का और जब तक कोई कुछ समझ पाता उसने आग लगा ली। झुलसे किसान को जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे बरेली हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रयागराज के थरवई में पुलिस की अंतर्राज्यीय इनामिया बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसमें बिहार के औरंगाबाद का इनामिया बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आरोपी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या में वांछित था। पूरा मामला थाना थरवई क्षेत्र जिला प्रयागराज का है। इसमें विगत रात करीब 2 बजे के आसपास हमारी पुलिस टीमों को सूचना मिली थी कि एक बड़ा ही कुख्यात बदमाश जो कई तरह की हत्याएं करता है, बलात्कार करता है, इस टाइप का ये क्रिमिनल है जो जिनका गैंग रेकी कर रहा है, कोई और घटना कर सकता है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी टीमों ने घेराबंदी किया और इसके दौरान कुख्यात बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, उसके बाद वो गिर पड़ा, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। पूरा मामला थाना थरवई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।